तो सबसे पहले बच्चों, मैं आपको आरबीआई के बारे में बताऊंगा, इसलिए कि आरबीआई जो है वो सेंट्रल बैंक है। आरबीआई को बोलते हैं सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक का मतलब कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बैंक। ओके। तो आरबीआई जो है ये सेंट्रल बैंक हो गया कंट्री का। और सेंट्रल बैंक होने के साथ साथ ये सभी बैंकों का कंट्रोलर भी है। तो सभी बैंक क्या करेंगे, क्या गतिविधियां करेंगे, वो आरबीआई द्वारा बनाए गए नियमों पर ही आधारित रहता है। तो सबसे पहले आरबीआई में करियर के बारे में हम चर्चा करेंगे। आरबीआई के बारे में हमने बताया कि ये सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री है। भारत में आरबीआई सेंट्रल बैंक है। हर कंट्री का अपना सेंट्रल बैंक होता है। और जैसे यूनाइटेड स्टेट्स में फेडरल रिजर्व जो है वो वहाँ का सेंट्रल बैंक है। ये सब बातें बीच बीच में हम इसलिए बता रहे हैं कि जनरल अवेयरनेस है, उसका भी पेपर होता है बैंक के रिक्रूटमेंट टेस्ट में। तो आप ये मेंशन कर सकते हैं अगर इस तरह का सवाल आया कि जो यूएस का सेंट्रल बैंक है उसका नाम बताइए, तो उसका नाम होता है फेडरल रिजर्व। ठीक है। तो भारत का जो सेंट्रल बैंक है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो गया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के फंक्शंस होते हैं। तो सबसे प्रमुख फंक्शन बैंकों के लिए जो आरबीआई करता है वो ये होता है कि वो रेगुलेटर एंड सुपरवाइजर होता है फाइनेंशियल सिस्टम का और बैंकों का। और वो ब्रॉड पैरामीटर तय करता है जिसमें कि देश का जो बैंकिंग सिस्टम है वो चलेगा। इसका कारण ये है, आरबीआई को जो सेंट्रल बैंक या रेगुलेटर बनाया गया बैंकों का, वो इसलिए बनाया गया कि लोगों का बैंकों पे विश्वास बना रहे कि बैंक फेल नहीं होंगे। क्योंकि क्या है, जैसा शुरू में ही एक स्टूडेंट ने बताया कि बैंक में पैसा जमा करते हैं, बैंक फेल होगा तो पैसा डूबने का डर है। जो इंडिविजुअल है, व्यक्ति विशेष है, उसकी सेविंग डूबने का। तो ऐसा ना होने पाए, बैंक डूबे ना, इसलिए आरबीआई उनको रेगुलेट करता रहता है नियम बना के। जैसे खाता खोलने का नियम उसने बताया, केवाईसी, नो योर कस्टमर। खाता तभी खुलेगा जब केवाईसी नॉर्म पूरे होंगे। केवाईसी नॉर्म ये कहते हैं कि खाता धारक का जो पहचान है और पता है वो एकदम अच्छी तरह से बैंक को इंश्योर कर लेना है। उसके डॉक्यूमेंट होते हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, ये सब होते हैं और भी हैं। तो ये सब नियम आरबीआई ने बनाए जिससे कि बैंकिंग सिस्टम फेल ना हो। यदि केवाईसी नहीं करेंगे तो फर्जी खाते खुल जाएंगे, लोग खातों में फ्रॉड करेंगे, बैंक लॉस में आ जाएगा, बंद होने का डर है। इन सबको बचाने के लिए आरबीआई जो है रेगुलेटर के तौर पे नियम बनाता है बैंकों के लिए। केवाईसी का नियम एक नियम मैंने बताया। तो ये भी एक जनरल नॉलेज का, जनरल अवेयरनेस का दूसरा सवाल आप याद कर सकते हैं कि व्हाट इज केवाईसी। इस तरह के सवाल भी पूछे जा सकते हैं। तो केवाईसी का फुल फॉर्म होता है नो योर कस्टमर नॉर्म्स ऑफ आरबीआई। और इसमें बैंक जो खाता खोलता है तो उस टाइम उसको कस्टमर का आइडेंटिटी और पते का पक्का प्रूफ लेना पड़ता है, और ये इंश्योर भी करना पड़ता है कि वो सही है। प्रूफ तो नकली भी हो सकते हैं, लेकिन बैंक की जिम्मेदारी ये दी गई है कि बैंक इंश्योर करेगा कि जो कस्टमर है उसका आइडेंटिटी, पहचान और पता, एड्रेस जो है वो सही है। तो ये आरबीआई का सबसे बड़ा रोल है बैंकों के संदर्भ में। और उसके अलावा आरबीआई जो है वो कंट्री का मॉनेटरी अथॉरिटी होता है। मॉनेटरी अथॉरिटी का काम ये होता है, जो मनी सप्लाई है हमारी अर्थव्यवस्था में, मनी सप्लाई होती है, मनी आता है और खर्च होता है, तो उसको भी रेगुलेट आरबीआई करता है। उसको इस तरह से करता है कि जैसे मान लीजिए इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है। तो महंगाई बढ़ती क्यों है? पहली बात, बढ़ती इसलिए है क्योंकि जो मनी सप्लाई सिस्टम में है अर्थव्यवस्था में, वो बढ़ जाती है। मनी सप्लाई बढ़ने से क्या होता है कि खरीद बढ़ जाती है। लोगों के पास पैसा है, चीज़ों को खरीदेंगे, और खरीदेंगे तो चीज़ों की मांग बढ़ जाती है। और मांग बढ़ेगी, जिस चीज़ की मांग ज़्यादा होगी उसका दाम बढ़ेगा। तो इस तरह मुद्रास्फीति जो है आ जाती है। तो ऐसे में आरबीआई एक मॉनेटरी अथॉरिटी का काम करता है, वो इंटरेस्ट रेट्स को रेगुलेट करता है। तो इन्फ्लेशन अगर बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही, तो आरबीआई क्या करता है, वो मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है ब्याज दरों को बढ़ाकर। जमा पर ब्याज दर आरबीआई बढ़ाएगा तो उससे क्या होगा, लोग अपना पैसा खर्च ना करके बैंकों में जमा कर देंगे, ब्याज ज़्यादा मिल रहा है। तो वो सर्कुलेशन मनी का रुक गया, तो उससे थोड़ा महंगाई काबू में आएगी। फिर लोन महंगा करेगा,
जो मान लीजिए हमने कार लोन लिया तो उस पर जो कार लोन आगे आने वाले हैं उन पे ब्याज दर ज़्यादा कर देगा, जिससे कि लोग ज़्यादा ब्याज देने के डर से लोन ना लें, तो वो मनी सप्लाई रुकेगी। तो इस तरह से जो जब मनी सप्लाई रुकेगी तो मांग रुकेगी, मांग कम होगी चीज़ों की तो लोग सस्ते में बेचेंगे, तो ऑटोमेटिकली जो महंगाई है वो नीचे आ जाएगी। तो इस तरह से जो मॉनेटरी अथॉरिटी है उसका भी काम आरबीआई करता है। और एक बहुत प्रमुख रोल आरबीआई का आप सब जानते हैं, नोट आप लोग देखते होंगे, नोट जो है वो आरबीआई इशू करता है। आरबीआई इज द इशूअर ऑफ करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स। और करेंसी नोट के बारे में भी नियम थे, उसके बारे में बता देते हैं। जनरल नॉलेज की चीज़ें हम बीच बीच में बताते रहेंगे आपकी तैयारी के पर्पज से। तो करेंसी नोट्स पहले क्या था कि लोग बहुत ही लापरवाही के साथ रखते थे, उस पर लिख देते थे अपना साइन कर दिया, या कई नोट हैं तो उनको स्टेपल किया, तो जहाँ स्टेपल किया वहाँ नोट फटने लगते थे। तो 2003 में आरबीआई ने एक पॉलिसी बनाई थी, क्लीन नोट पॉलिसी। उसमें अब ये जो स्टेपल करना है, नोट पे लिखना है, ये प्रोसिक्यूट करने वाला ऑफेंस बन गया। अब नोट पे आप कुछ भी लिख नहीं सकते। ऐसा नोट अगर पकड़ा गया तो उसके लिए वन कैन बी पेनलाइज्ड। सिमिलरली अगर नोट को स्टेपल करेंगे तो नोट डैमेज होगा, उसके लिए भी वन कैन बी पेनलाइज्ड। तो ये सब नियम आरबीआई बनाता है करेंसी के बारे में। और इसके अलावा आप नेफ्ट, आरटीजीएस ये सब देखते होंगे। जैसे नेफ्ट और आरटीजीएस में रियल टाइम बेसिस पे पैसा एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है। तो ये सब जो सिस्टम्स हैं इनको भी आरबीआई ही रेगुलेट करता है। ये सिस्टम कैसे काम करेंगे, उसको अपडेशन की जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या होगी, और कितने टाइम तक वो विंडो खुली रहेगी, ये सब आरबीआई डिसाइड करता है। ये सब आरबीआई के फंक्शन है। तो इसके बाद हम आरबीआई में जो कैरियर अपॉर्चुनिटी है उसको देखते हैं कि क्या है। तो यहाँ हम आपको बताना चाहेंगे कि आरबीआई में दोनों कैडर्स में रिक्रूटमेंट होता है, अफसर कैडर एज वेल एज क्लरिकल कैडर। तो यहाँ हम बच्चों से ये कहेंगे, बच्चों हमेशा अपना लक्ष्य ऊंचा रखो। जितना ऊंचा लक्ष्य होगा उतनी ऊंची सफलता मिलेगी। तो जब भी अपना लक्ष्य लेके चलो जीवन में, तो हमेशा जो ऊंचा लक्ष्य है उसको पकड़ो। तो आरबीआई में यदि दो एग्जाम होते हैं, एक ऑफिसर्स का और भर्ती का और एक क्लर्क का भर्ती का, तो ऑफिसर्स के लिए ट्राई करो। सबसे पहले अपना ध्यान ऑफिसर्स के तौर पे भर्ती होने में लगाओ। तो आरबीआई में जो ऑफिसर का एंट्री ग्रेड है उसको बोलते हैं आरबीआई ऑफिसर ग्रेड बी। ये परीक्षा हर साल होती है। हर साल इसमें आरबीआई रिक्रूट करता है ऑफिसर्स को, और करीब 125 से 150 ऑफिसर हर साल आरबीआई भर्ती करता है। और यही ऑफिसर आगे चल के आरबीआई के जो ऊंचे पद हैं उन पे पहुंचते हैं। उदाहरण के लिए जो आरबीआई के डिप्टी गवर्नर हैं वहाँ तक ये ऑफिसर ग्रेड बी से ही पहुंच जाते हैं काफ़ी कुछ। तो एक बहुत अच्छा करियर अपॉर्चुनिटी है। और पे स्केल इसका बहुत अच्छा है। जो इनिशियल आप लोग ज्वाइन करेंगे तो इसमें 80,000 के ऊपर ग्रॉस इमोल्यूमेंट मिल जाता है। और आपके पास यदि कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है जैसे मैनेजमेंट डिग्री वगैरह है तो आपको ज़्यादा भी उसके लिए एडवांस इंक्रीमेंट करीब 3-4 करीब मिलते हैं एडवांस इंक्रीमेंट, अगर आपके पास कुछ प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है। तो आरबीआई ग्रेड बी जो है, आरबीआई ऑफिसर ग्रेड बी, ये बहुत ही अच्छी एक कैरियर अपॉर्चुनिटी है। आरबीआई सेंट्रल बैंक है, वो पब्लिक डीलिंग नहीं करता। आरबीआई जैसा मैंने बताया सिर्फ रेगुलेटर होता है। वो बैंकों को कंट्रोल करता है, मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है, करेंसी को कंट्रोल करता है, पेमेंट सिस्टम को कंट्रोल करता है। तो आरबीआई में यदि आप काम करेंगे तो एक जो डर रहता है लोगों के मन में कि पब्लिक को कैसे डील करें, पब्लिक आके धमकाएगी, डराएगी, प्रेशर डालेगी, काम तुरंत करिए, तो आरबीआई में वो सब प्रॉब्लम नहीं है। आपको एक रेगुलेटर का काम करना पड़ेगा आरबीआई के ऑफिस में बैठ के। और नेचुरली जब पब्लिक डीलिंग नहीं है तो आरबीआई के ऑफिस जो है वो बड़े बड़े सेंटर्स पे, स्टेट कैपिटल्स तक में ही है, उसके नीचे नहीं है। जैसे यूपी में आप देखिए तो आरबीआई का जो ऑफिस है वो लखनऊ में है। और पहले कानपुर एक बहुत बड़ा सेंटर था फाइनेंशियल सिस्टम में, तो वहाँ पे भी आरबीआई इनिशियली खुला था, बाद में लखनऊ ऑफिस आ गया। तो ये दो ऑफिस हैं अभी, कानपुर और लखनऊ यूपी में। इसके नीचे कोई ऑफिस नहीं। बनारस में आप कहिए तो कोई नहीं आरबीआई।
तो अगर आरबीआई में आप जाते हैं तो आपकी पोस्टिंग एक बड़े अच्छे सेंटर पे होगी, बड़े सेंटर पे होगी, जहां आप आराम से रह सकते हैं। और आरबीआई की जनरली जो है कॉलोनीज अपनी होती हैं, मकान होते हैं, वो आपको अलॉट कर देते हैं, रहिए, और सब चीज़ें मिलती हैं, मेडिकल मिलता है, गाड़ी का अलाउंस मिलता है, न्यूज़पेपर का, सर्वेंट का, हर चीज़ मिलती है। तो बहुत अच्छा ग्रेड है ये, करीब 80,000 के ऊपर इसमें ग्रॉस इन्वॉल्वमेंट मिलता है आरबीआई अफसर ग्रेड बी में। और साथ ही साथ लोन मिलते हैं, जैसा मैंने कहा, लोन आपको सस्ते दरों में मिलेंगे। कार का लोन है तो बहुत कम दर पे मिलेगा, क्योंकि आप बैंक में काम कर रहे हैं इस मौके। तो ये बात हो गई। लेकिन इसकी जो पात्रता होती है, किसी भी नौकरी में आप जाएंगे तो पात्रता होगी जरूर। तो इसकी पात्रता पहली तो यही है कि आप भारत के नागरिक हो। तो हाँ, वी कैन प्ले पावर पॉइंट प्लीज, ना प्लीज शो पावर पॉइंट ऑन आरबीआई ऑफिसर ग्रेड बी। चंद्रकांत जी, इसमें पावर पॉइंट चला दीजिए तो अच्छा रहेगा। चंद्रकांत जी, आप हैं? हाँ मैम है। जी सर अब कौन सा नेक्स्ट स्लाइड? वो पावर पॉइंट के लिए कह रहे हाँ आरबीआई का चलाइए चंद्रकांत जी, आरबीआई ऑफिसर ग्रेड बी। हाँ सर ऑन चलिए, है। जब तक चंद्रकांत शुरू कर। हाँ, मेरे को अभी दिख नहीं रहा है ये, तो क्या स्टूडेंट्स को दिखना शुरू हुआ क्या? यस सर, ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस करके है सर। यस सर। ओके, ठीक है। तो जो आरबीआई ऑफिसर ग्रेड बी है, उसमें पात्रता में जो एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं, इंडियन नेशनल होना चाहिए। ये आप इसमें देख सकते हैं, स्लाइड में और चीज़ें दी हुई हैं कि नेपाल, भूटान और तिब्बत से आए हैं जो लोग 1 जनवरी 62 के पहले इंडिया में परमानेंटली सेटल होने, वो सब दिया, उसको पढ़ सकते हैं। और ये जब ये टॉक खत्म हो जाए तो काइंडली ये पावर पॉइंट जितने भी हैं ना, ये सभी स्टूडेंट्स को सर्कुलेट कर दीजिएगा, उनकी जानकारी के लिए, रेफरेंस के लिए। तो पहली कंडीशन तो ये हो गई, सिटीजन ऑफ इंडिया। दूसरी कंडीशन आती है एलिजिबिलिटी की एज लिमिट की। तो 21 साल की एज पूरी होने पे आप ऑफिसर ग्रेड बी में बैठ सकते हैं, और 30 साल तक की एज तक बैठ सकते हैं। और यदि किसी ने एमफिल और पीएचडी किया है तो एमफिल के लिए 2 साल और, मतलब 32 साल तक, और पीएचडी के लिए 4 साल और 34 साल तक इसमें बैठ सकते हैं। और फिर जो कैटेगरी का जो रिलैक्सेशन होता है, जैसे एससी और एसटी कैटेगरी में 5 साल का और रिलैक्सेशन मिलेगा, और ओबीसी में 3 साल का मिलेगा, और बैंकिंग सेक्टर के एक्स एम्प्लॉई हैं तो 5 साल तक का मिलेगा एज में रिलैक्सेशन, यदि आपने 5 साल तक सेवा करी है। तो ये आप पे तो अप्लाई होगा नहीं। तो इस तरह की ये एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं, और ये क्यूमुलेटिवली मिलती हैं। जैसे पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी को 10 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है। तो पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी को 10 साल का मिला, और उसके साथ साथ अगर वो एससी या एसटी कैटेगरी में है तो 5 साल का और मिलेगा, मतलब 15 साल का उसको एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। तो ये सब है एलिजिबिलिटी कंडीशंस। ये आगे की स्लाइड्स में दिया हुआ है। और इसमें एक चीज़ और है कि अगर किसी कैंडिडेट के पास मास्टर्स डिग्री है विद रिसर्च एंड टीचिंग एक्सपीरियंस एट ए रिकॉग्नाइज्ड इंडियन फॉरेन यूनिवर्सिटी, तो such candidate will be eligible for relaxation in age to the extent of maximum 3 years for each year of service done। ठीक है, तो ये सब एलिजिबिलिटी कंडीशन हो गई। अच्छा, तो पहला हो गया सिटीजन, दूसरा हो गया एज, तीसरी एलिजिबिलिटी देखिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो इसमें देखिए, गौर से देखिएगा, ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन बैठ सकता है आरबीआई ऑफिसर ग्रेड बी के रिक्रूटमेंट में, लेकिन उसके जो मार्क्स हैं ग्रेजुएशन में 60% होने चाहिए। और एससी एसटी पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के केस में ये 50% होने चाहिए। तो बच्चों, मैं तुम लोगों को ये भी सलाह दूंगा
कि अपने ग्रेजुएट जो लोग ग्रेजुएट अभी हो रहे हैं, एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो वो अपना परसेंटेज थोड़ा सा अच्छा रखेंगे तो उनको आगे हेल्प करेगा। तो अपने जो एग्ज़ाम्स हैं, सेमेस्टर एग्ज़ाम्स, उनमें अच्छा परसेंटेज लाने की कोशिश करो, जिससे कि आरबीआई ऑफिसर ग्रेड बी के लिए एलिजिबिलिटी बनी रहे। और इसमें दिया हुआ है कि क्लास 12th के बाद अगर कोई फुल टाइम कोर्स किया है किसी यूनिवर्सिटी से, मिनिमम 3 ईयर ड्यूरेशन का, तो अगर वो कोर्स रिकॉग्नाइज है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा, तो वो लोग भी बैठ सकते हैं। ये स्लाइड में आप देख सकते हैं, ये आपको दे दिया जाएगा। अच्छा, इसके बाद इसमें एक बात और आती है, ये कन्वर्शन ऑफ ग्रेड्स इनटू परसेंटेज। तो इसमें जनरली जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं वो ऑलरेडी प्रोवाइड कर देते हैं कि अगर वो क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट सीजीपी दिया तो उसका कन्वर्शन कितना परसेंट आया वो निकाल के देते हैं। यदि किसी इंस्टीट्यूट ने ये कन्वर्शन करके नहीं दिया है तो आरबीआई, ये स्लाइड पे आइए चंद्रकांत जी, जहाँ पे कि इक्विवेलेंट दिया हुआ है सीजीपीए का परसेंटेज ऑफ मार्क्स में, तो यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आपका इंस्टीट्यूट सीजीपीए का इक्विवेलेंट परसेंटेज नहीं दे रहा है मार्कशीट में, तो आरबीआई जो देगा परसेंटेज वो 6.75 ग्रेड पे 60% देगा, 6.25 सीजीपीए पे 55% देगा और 5.75 सीजीपीए पर 50% देगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट करिएगा। और साथ ही नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स जो है अनरिजर्व कैटेगरी में 6 होंगे। जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स ले सकते हैं वो 6 तक सीमित हैं, और जो SC ST OBC पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, उन पे ये जो नंबर ऑफ चांसेस है ये अप्लाई नहीं होगा। अब इसमें जो एग्जाम है 2 फेजेस में होता है। आरबीआई ऑफिसर ग्रेड बी का फेज 1 ऑनलाइन होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप होता है। इसमें सब दिया हुआ डिटेल आप देख लीजिएगा, इतना डीप में हम इसको बोल नहीं रहे हैं। तो इसमें एक खास बात हम ये बताना चाहेंगे कि जो फेज 1 पेपर होता है ऑब्जेक्टिव टाइप, ये सब एग्जाम आपके ऑनलाइन होंगे, सिस्टम पे बैठ के देना पड़ेगा। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा तो वो भी सिस्टम पे ही देना पड़ेगा, आपको कीबोर्ड यूज करके लिखना पड़ेगा डिस्क्रिप्शन। जनरली इंग्लिश में या इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज इसमें होता है आरबीआई में और नाबार्ड में, उसमें आपको डिस्क्रिप्टिव आंसर लिखने पड़ेंगे, तो आपको कीबोर्ड को यूज करते हुए लिखने पड़ेंगे सिस्टम में ही। तो जो फेज 1 का पेपर है उसमें आपके 4 टेस्ट होंगे, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग। तो ये 4 जो हैं ये फंडामेंटल टेस्ट हैं, जो कि आप इसके आगे जो हम आपको टेस्ट बताएंगे और रिक्रूटमेंट्स के, उसमें भी जनरली यही टेस्ट होते हैं। बाकी डिटेल दी हुई है, टाइम 120 मिनट्स, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने रहेंगे और मार्क्स 200 हैं इसमें, ये सब दिया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। और जो लोग फेज 1 में क्वालिफाई करेंगे, ये क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा, तो वो फेज 2 में उनको बुलाया जाएगा, ये भी ऑनलाइन होगा। और इसमें 3 पेपर होंगे जो कि कॉम्बिनेशन होंगे ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव के। तो पेपर 1 जो फेज 2 में होगा आरबीआई ऑफिसर ग्रेड बी भर्ती में, वो पेपर 1 इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज का होगा। 50% ऑब्जेक्टिव रहेंगे क्वेश्चन और 50% डिस्क्रिप्टिव रहेंगे, जिसमें कि आंसर टू बी टाइप्ड विद द हेल्प ऑफ द कीबोर्ड। चंद्रकांत, आई होप यू हैव कम टू दिस स्लाइड ना? चंद्रकांत जी? हाँ सर, उसी स्लाइड में है। हाँ ठीक है। तो ये पेपर 1 में आपको दिख रहा है, इसमें जो ऑब्जेक्टिव के लिए टाइम है 30 मिनट्स, डिस्क्रिप्टिव के लिए 90 मिनट, टोटल टाइम 120 मिनट्स। और 30 क्वेश्चंस रहेंगे, मार्क्स 100 रहेगा पेपर 1 में। पेपर 2 इंग्लिश का है, डिस्क्रिप्टिव होगा, इसमें भी आंसर विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड टाइप करने हैं, ये भी 100 मार्क्स का होगा। पेपर 3 जो है वो फाइनेंस एंड मैनेजमेंट का होगा, इसमें 50% ऑब्जेक्टिव
एंड 50% डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस रहेंगे। तो इसमें फ्रेंड्स जो इश्यूज हैं फाइनेंस एंड मैनेजमेंट जैसे हो गया, तो इसमें इस तरह की चीज़ें पूछी जा सकती हैं कि व्हाट इज मनी, या मनी का जो सप्लाई है उसको कैसे कंट्रोल करता है आरबीआई। डिस्क्रिप्टिव में ये सब सवाल पूछे जा सकते हैं। तो इसमें कुछ कुछ हमने टच किया, उसको आप देखिएगा, और बाकी तैयारी आपको करनी पड़ेगी। इसमें नेचुरली इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज हैं, तो इसमें जो इकोनॉमिक्स एंड सोशल साइंस के जो स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ा सा कवरेज सिलेबस में होता होगा आरबीआई ग्रेड बी के सिलेबस का। तो मैं ये यहाँ सजेस्ट करूँगा जो गाइडेंस एंड काउंसलिंग सेल है कि वो इकोनॉमिक्स एंड सोशल साइंस के स्टूडेंट्स को रिसोर्स पर्सन्स के तौर पे इस्तेमाल कर सकता है और ग्रुप्स बना सकता है और स्टूडेंट्स के साथ जो ये चीज़ें बैठ के शेयर कर सकते हैं। यहाँ पर एक टिप मैं ये देना चाहूँगा कि आपसी डिस्कशन से यदि आप बैठ के तीन चार स्टूडेंट्स बैठ के डिस्कस करें किसी एक कॉन्सेप्ट पे, तो वो कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर हो जाती है सभी के मन में, जितने भी लोग डिस्कशन में शामिल हैं सबके मन में बहुत ही क्लियरली बैठ जाएगी। तो यहाँ पर हम वो रिपीट करना चाहेंगे कि नॉलेज इज समथिंग विच ग्रोज बाय शेयरिंग। तो यहाँ पे मैं शेयरिंग की सलाह दूंगा स्टूडेंट्स को कि बेटा तुम लोग जो है 3-3 4-4 के ग्रुप में तैयारी करना, तो डिस्कशंस जो तुम लोगों के हैं वो तुम लोगों का ज्ञान बढ़ाएंगे। क्योंकि मान लो कि 4 के ग्रुप में एक को कुछ चीज़ें मालूम है, वो शेयर करेगा तो बाकी 3 को भी मालूम हो जाएंगी, दूसरे को कुछ चीज़ें मालूम है, शेयरिंग से चारों को मालूम हो जाएंगी। इस प्रकार तीसरे का जो ज्ञान है वो चारों के पास आ जाएगा और चौथे का ज्ञान भी चारों के पास आ जाएगा। तो ऑलवेज प्रिपेयर फॉर कॉम्पिटिशन इन ग्रुप्स, और उससे आप अपडेट भी रहते हैं क्या चीज़ चल रही है कंपटीशन में, क्या चीज़ आ सकती है, वो भी आपको जानकारी रहेगी। तो ये एक टेक्निक फॉर सक्सेस है। और इसमें जैसा आपने देखा कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो नेचुरली जहाँ पे ऑब्जेक्टिव टेस्ट होता है तो निगेटिव मार्किंग होती है। निगेटिव मार्किंग का प्रिंसिपल ये है कि एक रॉन्ग आंसर पे उस क्वेश्चन के जो मार्क्स हैं उसका 1/4 काटा जाएगा। मान लीजिए क्वेश्चन 1 नंबर का है तो 0.25 नंबर कटेंगे। तो दूसरी टेक्निक ये होती है टेस्ट को अच्छा करने की कि आप गलत जवाब ना दीजिए जब तक श्योर नहीं है, सवाल को ट्राई मत करिए, क्योंकि जो गलत होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, 3/4 रहेगी। 4 अगर जवाब हैं तो गलती की प्रोबेबिलिटी 3/4 होगी ना, 3 सवाल में 3 जवाब गलत हैं, तो इसलिए जो गेस है वो मत करिए। दूसरा ये कि हमको पूरा पेपर करना है, तो उसमें अगर कोई क्वेश्चन डिफिकल्ट है तो वी डोंट हैव टू गेट स्टक ऑन दैट। किसी सवाल पर रुकिए मत बहुत देर तक, उन सवालों को चूज करिए जो कि आपको आ सकते हैं, जल्दी कर सकते हैं आप, उनको करते हुए आगे बढ़िए। और जो सवाल कठिन लग रहे हैं, बीच में छूट गए, तो उनको बाद में लास्ट में ट्राई करिए। तो इस प्रकार आपका जो आंसर्स हैं उनका नंबर ज़्यादा होगा, नंबर ऑफ आंसर यू विल गिव विल बी मोर। तो ये टेक्निक अडॉप्ट करिए, और एक सवाल पे अटके रहने से बाद के सवाल छूट सकते हैं, तो ये ध्यान देने वाली बात है। और फेज 2 में अच्छा करना आरबीआई में बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो आपका जो मेरिट बनेगी सिलेक्शन की, उसमें ये मार्क्स काउंट होंगे। ठीक है, अच्छा इसके बाद फेज 2 में जो लोग पास कर लेंगे जो मिनिमम बेंचमार्क है हर पेपर का, तो उनको इंटरव्यू में बुलाया जाएगा। बुलाया कितने लोगों को जाएगा वो डिपेंड करेगा वैकेंसी पे। मान लीजिए 125 वैकेंसी है, तो जनरली जो फार्मूला फॉलो होता है वो 3 टाइम्स बुलाने का होता है। 125 कैंडिडेट्स का अगर वैकेंसी है तो 3 टाइम्स का मतलब हो गया 375, उतने को इंटरव्यू में बुलाया जाएगा। और इंटरव्यू के बाद उसके मार्क्स जोड़े जाएंगे और फाइनल मेरिट लिस्ट जो है वो फेज 2 एग्जाम, जो पेपर 1, 2, 3 का फेज 2 था, फेज 2 और इंटरव्यू के मार्क्स को जोड़ के मेरिट लिस्ट बनेगी।
तो ये इस प्रकार इसका जो है सिलेक्शन होता है आरबीआई ग्रेड बी का। और ग्रेड बी में एक साइकोमेट्रिक टेस्ट भी होगा, ये इंटरव्यू के टाइम पर ही लिया जाएगा। जब आप इंटरव्यू लिए जाएंगे तो वहाँ पे साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा। इसमें भी आपको तैयार रहना चाहिए कि हमको इसमें सेल थ्रू करना है। इसमें कोई मार्क्स नहीं होते और कोई फाइनल सिलेक्शन क्राइटेरिया के लिए काउंट नहीं करता। इसमें सिर्फ ये देखते हैं कि अदरवाइज द कैंडिडेट इज इन गुड मेंटल हेल्थ, उसके लिए ये साइकोमेट्रिक टेस्ट लिया जाता है। तो ये हो गया आरबीआई ऑफिसर ग्रेड बी भर्ती का। इसके बाद आरबीआई के जो क्लर्क्स का एग्ज़ाम है तो उसके बारे में बता दें आपको क्विकली। आरबीआई का जो असिस्टेंट्स का एग्ज़ाम है वो भी हर साल होता है और इसमें सेक्शनल कट ऑफ रहता है एग्ज़ाम में और प्रिलिमिनरी में भी कट ऑफ रहता है जो अचीव करने के बाद मेंस में जाते हैं। और फाइनल सिलेक्शन जो है, लेकिन जैसा कि पहले था, वो मेंस में जो परफॉर्मेंस है उस पर बेस करता है। और एक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा इसमें जो कि क्वालिफाइंग इन नेचर होगा। तो इसमें भी देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो एज का हो गया। इसमें एज आपका 20 से 28 साल होनी चाहिए जनरल कैंडिडेट्स का। ऑफिसर ग्रेड बी में 21 से 30 था, इसमें 20 से 28 है क्लरिकल में। अब इसमें वही एज के रिलैक्सेशन आ गए, सेम है। SC ST 5 साल, 28 और 5 हो गया 33 साल तक वाले बैठ सकते हैं। OBC 3 साल, 28 और 3 हो गया 31 साल तक के बैठ सकते हैं। पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़, यहाँ पे PWD या PWBD दोनों यूज होता है। पर्सन्स विद डिसेबिलिटी या पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी सेम है वो, तो उनको 10 साल का मिलता है छूट एज में। और अगर कैटेगरी में है तो क्यूमुलेटिव मिलेगा, जोड़ के मिलेगा। फिर एक्स सर्विसमैन वगैरह तो आपके यहाँ कोई होगा नहीं, इसको छोड़ रहे हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन अगेन बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए। और इसमें जो बैचलर्स में आपका परसेंटेज है वो 50% होना चाहिए, जबकि ऑफिसर ग्रेड बी में 60% था। इसमें 50% से काम चलेगा जनरल कैंडिडेट्स के लिए। हालांकि जो कैटेगरी SC ST और PWD है उसके लिए कोई परसेंटेज की बाध्यता नहीं रहेगी, सभी लोग जो पास हैं वो बैठ सकते हैं। और इसमें क्लरिकल के लिए वर्ड प्रोसेसिंग का नॉलेज होना चाहिए PC पे। और इसमें आपको रीजन वाइज अप्लाई करना होता है। आरबीआई के रीजनल ऑफिस जनरली स्टेट कैपिटल्स में है, तो वहाँ की जो लैंग्वेज है उसमें आपको प्रोफिशिएंट होना चाहिए। उसका एक प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा लैंग्वेज का जो आपको क्लियर करना होगा। नेचुरली यूपी में है तो हिंदी आती है सबको, हिंदी का हो जाएगा। और इसमें भी देखिए प्रिलिमिनरी एग्जाम है। इसमें 3 पेपर हैं, इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी। और 1 घंटे का होता है प्रिलिमिनरी एग्जाम। और इसमें सवाल जो है 100 होते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज के 30, न्यूमेरिकल एबिलिटी 35, रीजनिंग एबिलिटी 35। और ये क्वालिफाइंग नेचर का सिर्फ है, इसमें पास होने पे आप मेन में चले जाते हैं, मेन एग्जाम में, और इसके मार्क्स फाइनल मेरिट में नहीं होते हैं। तो ये हो गया। अब मेन एग्जाम देख लीजिए। तो मेन एग्जाम में 200 क्वेश्चन होते हैं और करेक्ट आंसर के लिए 1 मार्क मिलता है, और निगेटिव मार्किंग है तो गलत आंसर के लिए 0.25 डिडक्ट हो जाएगा। पैटर्न ये दिया हुआ है स्लाइड में। चंद्रकांत, ये स्लाइड आई होप कि आपका चल रहा है। हाँ सर, हाँ चल रहा है। हाँ, अभी आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी है ना इसके। हाँ, इसके पहले वाला एक बार दिखाइए, मेन एग्जाम। हाँ, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी के प्रीवियस स्लाइड। ये तो यही आ रहा है बार बार, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी दिख रहा है मेरे को, तो यही दिख रहा है। एनीवे, तो लैंग्वेज, हाँ ये है ना। नहीं, ये सिलेबस पे आ गया। एक मिनट।
हाँ ठीक है, तो ये चलिए ये सिलेबस देख लेते हैं असिस्टेंट एग्जाम का। ये सिलेबस बच्चों देख लो। तो इसमें इंग्लिश लैंग्वेज में क्या क्या आता है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, कोई पैरा दिया रहेगा उस पर बेस्ड क्वेश्चन होंगे, आपको आंसर देना। सिनोनिम्स एंटोनिम्स, तो सिनोनिम्स एंटोनिम्स बेटा ये सॉलिड मार्क्स इसमें मिलते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक और टिप दूंगा जो तैयारी के लिए, कि आप अगर असिस्टेंट का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आप प्रतिदिन सुबह 5 सिनोनिम्स और 5 एंटोनिम्स को मेमोराइज करिए। तो ऐसा प्रतिदिन करने से ओवर ए पीरियड आपका एक बैंक बहुत बड़ा क्रिएट हो जाएगा सिनोनिम्स और एंटोनिम्स का, और चांसेस रहेंगे कि उनमें से ही सवाल आएगा जो कि आप कर सकते हैं। और सेंटेंस करेक्शन रहेगा, वर्ड मीनिंग रहेगा, ये आप जानते हैं। फिर जनरल अवेयरनेस रहेगा सिलेबस में। तो करंट वर्ल्ड न्यूज़ बहुत सारी हो सकती हैं, क्योंकि इकोनॉमी पे आधारित है। तो अभी जैसे G7 का मीटिंग हुआ था, तो पूछा जा सकता है G7 की मीटिंग कहाँ पे हुई थी, उस जगह का नाम बताइए। करंट इंडिया न्यूज़ है, तो इंडिया न्यूज़ में पूछा जा सकता है कि जो फाइनेंस मिनिस्टर ने स्टिमुलस पैकेज कल अनाउंस किया उसके सेलिएंट फीचर्स क्या थे। ज्योग्राफी कॉन्सेप्ट्स देखिए इसमें दिया हुआ है, तो इस पे वीकेएम में ज्योग्राफी सब्जेक्ट भी आ गया है, पढ़ाई वहाँ शुरू होगी ज्योग्राफी में, या शुरू हो चुकी है। तो इसमें ज्योग्राफी में किस तरह के सवाल आते हैं, एक हम आपको एग्जाम्पल दे सकते हैं। एक बहुत ही कॉमन सा सवाल है कि आपको मालूम है कि कंट्रीज जो है वो पर्टिकुलर लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड पे सिचुएटेड होती हैं। तो एक सवाल ये आता है कि 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड क्या होता है, जो लाइंस इक्वेटर या पोल्स को कहिए, पोल्स नॉर्थ एंड साउथ पोल्स को जो लाइंस ज्वाइन करती हैं वो लॉन्गिट्यूड होती है, और जो इक्वेटर के पैरेलल होती है वो लेटीट्यूड होती है। तो जो लॉन्गिट्यूड्स हैं, 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड को क्रॉस करने में, यदि हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर गए और लॉन्गिट्यूड में 1 डिग्री का अंतर हुआ, तो 4 मिनट का टाइम डिफरेंस होगा दोनों प्लेस में। तो ये इस तरह का सवाल पूछा जाता है ज्योग्राफी में कि हाउ मच टाइम डिफरेंशियल विल टेक प्लेस इफ यू क्रॉस 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड। ये हो गया। दूसरा, एक जैसे एक बहुत ही आसान सा सवाल है, यहाँ बच्चों तुम लोग जवाब दो। इंडिया जो है, हेमिस्फीयर 2 है ना, एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, एक सदर्न हेमिस्फीयर है। तो ये बताओ इंडिया किस हेमिस्फीयर में है, नॉर्दर्न में है कि सदर्न में? Sir, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। नॉर्दर्न, वेरी गुड, करेक्ट। हाँ, वेरी गुड, करेक्ट। तो अब सवाल ये आता है कि इंडिया अगर जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, तो इंडिया का जो सेंट्रल लोकेशन है उसका लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड कितने डिग्री है। ये एक मतलब सवाल हो सकता है, इसका जवाब भी हम बता देते हैं। तो इंडिया के जैसे सेंट्रल पॉइंट बोलते हैं, नागपुर से पास होता है। नागपुर को अगर आप मैप देखिए तो चारों दिशाओं से एकदम सेंटर में आता है इंडिया के। तो वहाँ का जो लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड है, लेटीट्यूड उसका है 20.5937 डिग्रीज, और लॉन्गिट्यूड है 78.9629 डिग्रीज। तो ये पूछा जा सकता है कि कितना डिग्री लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड पे इंडिया जो है सिचुएटेड है। तो ये हो गया जनरल अवेयरनेस में। हिस्ट्री का आप जानते ही हैं, हिस्ट्री में तरह तरह के सवाल होते हैं। डायनेस्टीज हैं तरह तरह की, चोला डायनेस्टी, चालुक्य डायनेस्टी, मुगल एम्पायर है, और पुराना एंशिएंट हिस्ट्री का भी आ सकता है। तो ये सब हो गए। गौतम बुद्धा के ऊपर वो सवाल आते हैं। आपका सारनाथ है, सारनाथ पे पूछा जा सकता है। हिस्ट्री में सब जो इस तरह के आ सकते हैं। पॉलिटिकल साइंस में आ सकता है, इंटरनेशनल रिलेशंस पे आ सकता है, नॉन अलाइंड मूवमेंट पे आ सकता है। न्यूमेरिकल एबिलिटी में टाइम एंड डिस्टेंस है बेटा। तो ये टाइम एंड डिस्टेंस में जैसे एक सवाल बताओ, जो कुछ बच्चे लोगों ने मैथ्स वगैरह पढ़ा होगा, तो मेरे को ये बताओ कि 2 ट्रेन पैरेलल पटरीज पे जा रही हैं अपोजिट डायरेक्शन में। एक ट्रेन की स्पीड जो एक डायरेक्शन में जा रही है 20 किलोमीटर पर सेकेंड है, और अपोजिट जो ट्रेन जा रही है उसकी स्पीड है 30 किलोमीटर पर सेकेंड। तो दोनों ट्रेनों की रिलेटिव स्पीड एक दूसरे के सापेक्ष स्पीड क्या होगी बताओ।
तो रिलेटिव स्पीड एक्चुअली अपोजिट डायरेक्शन में जब मूवमेंट हो रहा है तो बढ़ जाती है। तो एक ट्रेन मान लो ईस्ट की तरफ जा रही है 20 किलोमीटर की रफ्तार से और दूसरी वेस्ट की तरफ 30 किलोमीटर, तो दोनों का जुड़ जाएगा, जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो 50 किलोमीटर हो जाएगी। और दोनों अगर सेम डायरेक्शन में जा रही है, जैसे मान लो एक ट्रेन एक पटरी पे 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है और दूसरी पटरी जो पैरेलल है उस पर दूसरी ट्रेन 20 किलोमीटर पर आवर जा रही है, तो दोनों जो है रिलेटिव स्पीड 0 हो जाएगी। मतलब एक ट्रेन से दूसरी को देखें तो लगेगा कि दूसरी पैरेलल खड़ी हुई है वहीं पर, तो रिलेटिव स्पीड बिकम 0 अगर सेम डायरेक्शन में मोशन हो रहा है। तो इस तरह के टाइम एंड डिस्टेंस के सवाल आ सकते हैं। और या ये भी पूछा जा सकता है, यदि यूनिफॉर्म स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर से कोई कार चल रही है तो 2 घंटे में कितना दूरी चलेगी, 20 किलोमीटर हो जाएगा। इस तरह टाइम एंड वर्क, यदि 4 मजदूर एक काम को 4 दिन में करते हैं तो 2 मजदूर उस काम को कितने दिन में करेंगे, बताओ बेटा। आता हो तो बता सकते हैं, नहीं तो हम बताते हैं। 4 मजदूर एक काम को 4 दिन में करते हैं तो 2 मजदूर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो ये टाइम एंड वर्क का सवाल है। 2 मजदूर 8 दिन में करेंगे, डबल हो जाएगा। मजदूर आधे हुए तो टाइम डबल हो जाएगा। SCF एंड LCM का फार्मूला तो निकालने का ये सब है, इसको देख लीजिएगा। एवरेज, अब फॉर एग्जांपल बच्चों तुमसे पूछें कि 10, 20 और 30 का एवरेज बताओ, तो बता सकते हो? तो ये बड़ा सिंपल होता है, इसमें तीनों नंबर को जोड़ देंगे और जितने नंबर है उससे 30, इसका होगा 20 एक्चुअली, क्योंकि जो 3 नंबर है 10, 20, 30 तीनों को पहले जोड़ा जाएगा तो हो गया 60। और कितने नंबर थे? 3 थे। 10, 20, 30 3 नंबर हुए, उसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 20 एवरेज विल बी 20। ओके, तो इस तरह के सवाल हैं। फिर ब्लड रिलेशन पे है, रीजनिंग, जैसे रीजनिंग में आओ, अगर अगला हेड है रीजनिंग में ब्लड रिलेशन पे, तो यहाँ एक देखो इस तरह सवाल होता है। मोहन जो है वो सोहन का भांजा है, ठीक है। मोहन जो है वो सोहन का भांजा है और सीमा जो है वो मोहन की नानी है। तो सोहन सीमा का क्या लगा रिश्ते में, बताओ। ये रीजनिंग है या लॉजिक है, तो इसको सोच लें। हाँ करेक्ट। तो इस तरह से मतलब सवाल रहेंगे, तो ये बताने पड़ेंगे। और ऑड मैन आउट तो बड़ा सिंपल होता है, जैसे उसमें 4 चित्र जो है वो पक्षियों के, एक किसी एनिमल का आ गया तो जो एनिमल का है वो ऑड मैन आउट हो जाएगा। इस तरह से रहता है। कंप्यूटर नॉलेज में लैंग्वेजेस, बेटा ये देखो लैंग्वेजेस में आई एम मतलब वेरी मच वरीड कि आजकल जहाँ मैं साइट पे लॉगिन करता हूँ तो वहाँ जो है कुछ ना कुछ कोर्सेज दिखाई देते हैं पाइथन के। हाँ, पाइथन कोर्सेज, पाइथन बूट कैंप, ये सब दिखाई देता है। आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट पाइथन, तो लेकिन ये थोड़ा बहुत इनमें पूछा जाएगा। जो इस सिलेबस में देखो लिखा हुआ है लैंग्वेजेस, आई एम टोल्ड कि पाइथन एक लैंग्वेज होती है, कंप्यूटर लैंग्वेज है। तो थोड़ा एक बेसिक आइडिया होना चाहिए, बेसिक हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बारे में। जैसे कि हार्डवेयर में तुम्हारा मेमोरी हो गई, तो मेमोरी 2 तरह की, रैम मेमोरी और राम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, उसमें क्या डिफरेंस है मालूम होना चाहिए, है ना। फिर तुम्हारा ये पोर्ट हो गया, जैसे किसी भी सिस्टम में पोर्ट होते हैं तो पोर्ट का क्या यूज़ है। डिवाइसेस में जैसे कि तुम्हारा ये फ्लॉपी हो गई, पेन ड्राइव हो गई, ये सब डिवाइस हो गए। अच्छा, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर पे पूछा जाता है, एक बहुत ही कॉमन सवाल है, मोस्टली एग्जाम्स में आता है, तो पूछ रहा हूँ तुम्हें मालूम रहे इसलिए कि कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था। Charles Babbage. Charles Babbage. वेरी गुड, करेक्ट। चार्ल्स बेबेज इज द फादर ऑफ द कंप्यूटर्स। चार्ल्स बेबेज एक इंग्लिश साइंटिस्ट थे, लंदन में रहते थे और उन्होंने कंप्यूटर का 18वीं शताब्दी में करीब आविष्कार किया था। वेरी गुड। तो इस तरह के सवाल रहेंगे इसमें। तो ये क्लरिकल हो गया।